Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So before I take up the first topic of the day, I would like to wish you all a very happy Diwali. चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं। तो यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो कंक्लूड होगा इन जनवरी 2025। तो आज इंडियन एक्सप्रेस में भी और द हिंदू में भी डिटेल में आया है कि क्या है यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पूरा प्रोसेस। चूँकि इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले साल में चाहे वो यूपीएससी हो या एपीएससी हो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखते हैं द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दिस टॉपिक कुड बी यूजफुल फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे एक टॉपिक सब टॉपिक दिया हुआ है कंपेयरिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हर 4 साल पे होता है और इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। एक एक करके देखते हैं स्टेप्स को, ब्रीफ में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल पहले क्या होता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोसेस इज कि दो जो मेन पार्टी हैं यूएस के अंदर, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, वो अपने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुनते हैं आपस में से। ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में होता है कि पहले डेमोक्रेट्स अपना चुन लेंगे कि उनके हिसाब से उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होने वाला है, रिपब्लिकन्स आपस में से चुन लेंगे कि उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होने वाला है। भारत में जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव हुए, कुछ पार्टी पहले से अनाउंस कर देती है कि अगर वो जीते तो कौन होगा प्रधानमंत्री। नॉर्मली बीजेपी ऐसा अप्रोच रखती है, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं रखती। कांग्रेस पहले से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अपना अनाउंस नहीं करती है क्योंकि भारत में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि एवरी पार्टी अल्टीमेटली पुट देयर वन कैंडिडेट टू द फोर, कि हमारे तरफ से ये हैं हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो ये होंगे हमारे तरफ से प्रेसिडेंट। अब जो पार्टियां आपस में से जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को चुनती हैं आज देयर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसके लिए प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं कॉकस एंड प्राइमरीज। जैसे सारे अलग अलग स्टेट से हैं, वहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी के लोग जो हैं वो इकट्ठा होंगे, उसमें से कुछ लोग इंटरेस्ट एक्सप्रेस करेंगे कि आई वांट टू रन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो फिर जो लोग इंटरेस्ट एक्सप्रेस करेंगे उन लोगों को कुछ सपोर्ट अगर होगा बाकी मेंबर्स का ऑफ दैट पार्टी, तो फिर उन लोगों को मौका दिया जाएगा अपने आइडियाज ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। और इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर 50 जगहों पे दोनों पार्टी अपना अलग अलग तरीके से, डेमोक्रेट्स अलग और रिपब्लिकन अलग तरीके से अपने कॉकस और प्राइमरीज सिस्टम कंडक्ट कराती हैं। कॉकस और प्राइमरीज एकदम पहला स्टेज है जहां पे दोनों पार्टी अलग अलग तरीके से, मतलब रिपब्लिकन्स का कॉकस एंड प्राइमरीज अलग होगा, डेमोक्रेट्स का कॉकस एंड प्राइमरीज अलग होगा, जहां पे वो अल्टीमेटली चुनाव करने वाले हैं कि हमारे तरफ से कौन होने वाला है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इतने सारे डेलीगेट्स हुए, मान लीजिए डेमोक्रेट के तरफ से इतने सारे हुए, रिपब्लिकन्स के उनका कॉकस एंड प्राइमरीज अलग चल रहा है और डेमोक्रेट्स का अलग चल रहा है। कॉकस और प्राइमरीज दोनों में थोड़ा अंतर है। कॉकस जो है थोड़ा लेंदियर प्रोसेस है, जहां वोटर्स इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं एट डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस जैसे कि स्कूल, जिम्नाजियम, चर्चेस, कम्युनिटी सेंटर्स में इकट्ठा होते हैं और वहां पे किस किस कैंडिडेट को कितना सपोर्ट है वो हैंड रेज करके देखा जाता है। तो मान लीजिए जिस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं है वो तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स होते हैं
वो फिर प्राइमरीज लेवल पे जाते हैं, जहां फिर voters go to their polling station and then they check the box in order to select their favored candidate. तो दोनों पार्टीज अपना अपना कॉकस एंड प्राइमरीज कराती हैं। कॉकस जो है वो थोड़ा सा लेंदियर प्रोसेस है, डिबेट डिस्कशन है। प्राइमरीज में वोटिंग होगी एंड अल्टीमेटली कुछ एक कैंडिडेट्स चुने गए, फाइनल सेट ऑफ कैंडिडेट्स, और वो फाइनल सेट ऑफ कैंडिडेट्स नेशनल लेवल पे, नेशनल कन्वेंशन होता है दोनों पार्टियों का अलग अलग, जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली दोनों पार्टी अपने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुन देते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, वन ऑफ द अर्लीस्ट फेजेस, जैसे 2025 में इलेक्शन कंप्लीट होने वाला है, तो 2024 के जनवरी से ही शुरू हो गया दोनों पार्टियों का, जो मेन पार्टियां हैं डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक, उनका अपना अपना कॉकस एंड देन प्राइमरीज। अल्टीमेटली कुछ एक कैंडिडेट चुने गए, उनमें से फिर कॉकस प्राइमरी के बाद लास्ट में दोनों पार्टी अपने अपनी नेशनल कन्वेंशन में अपने फाइनल कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है कि हमारे तरफ से ये है। जैसे डेमोक्रेट के इतने सारे कंटेंडर्स थे, रिपब्लिकन पार्टी के इतने सारे कंटेंडर्स थे। डेमोक्रेट्स की तरफ से अल्टीमेटली कैमेला हैरिस एंड रिपब्लिकन की तरफ से अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह चुन करके आए हैं फ्रॉम द टू मेजर पार्टीज। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज बिटवीन ट्रंप एंड कैमेला हैरिस, ट्रंप फ्रॉम रिपब्लिकन एंड कैमेला हैरिस फ्रॉम डेमोक्रेट। आई जस्ट होप कि आपको ये बात समझ आ रही है। इतने सारे प्रोसेसेस, कॉकस, प्राइमरी या नेशनल कन्वेंशन के बाद एक तरफ डेमोक्रेट्स की तरफ से कैमेला हैरिस और रिपब्लिकन की तरफ से ट्रंप। अब दो जब अपने अपने कैंडिडेट चुन लिए गए दोनों पार्टियों द्वारा, तो फिर वो जनरल इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, मीडिया इवेंट्स होता है, रैलीज होते हैं, और इसी दौरान जो है दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना वाइस प्रेसिडेंट भी चुन देते हैं कि अगर मैं जीत गया या मैं जीत गई तो मेरे हिसाब से ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और फिर दोनों पार्टीज के अपने अपने टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो दोनों अपना अलग अलग कैंपेन करते हैं। 6-8 महीने तक ये सब चलता है। फिर आता है इलेक्शन डे, जो अब आ रहा है। इलेक्शन डे इज जनरली ट्यूजडे, फर्स्ट ट्यूजडे इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि 5 नवंबर को अब इलेक्शन होगा। बट यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, जहां लोग जाकर के वोट करते हैं, वो ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। पीपल डू नॉट डायरेक्टली वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीटें एलोकेट की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, और वो सीटों को कहा गया द नंबर ऑफ इलेक्टर्स। जैसे आप देखो, अलग अलग स्टेट को अलग अलग सीटें अलॉट की गई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मेनली। उसी के बेसिस पे उनका कांग्रेस के अंदर भी, जो उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहां पे भी सीटें अलॉट होती हैं। तो इलेक्शन डे में होता क्या? इलेक्शन डे यानी कि इस बार होगा 5 नवंबर को, द फर्स्ट ट्यूजडे इन नवंबर। वहां पे द वोट्स डू नॉट आर कास्टेड फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, रादर पीपल कास्ट देयर वोट फॉर इलेक्टर्स, और उससे बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। तो क्या है इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज एक इंटरमीडिएरी बॉडी है। इंटरमीडिएरी बॉडी समझिए, लोग हैं, पीपल डो नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, लोग इलेक्टर्स चुन करके भेजते हैं, जो एक बॉडी है, सेट ऑफ बॉडी है ऑफ इलेक्टर, जिनको कहा गया इलेक्टोरल कॉलेज। और वो इलेक्टर्स अल्टीमेटली फिर चुन करके भेजते हैं प्रेसिडेंट को। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको फिर से समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको अलग अलग इलेक्टर्स के नंबर्स अलॉट किए गए हैं। कलेक्टिवली इट इज नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज, एंड टोटल इलेक्टोरस जो हैं वो हैं 538। अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग नंबर्स अलॉट किए गए द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब हर एक स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी अपना अलग से लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स देगी। जैसे यहाँ पे 6 इलेक्टर्स चुने जा सकते हैं, तो रिपब्लिकन्स अपने तरफ से 6 लोगों का नाम देगी और डेमोक्रेट्स अपने तरफ से 6 लोगों का नाम देंगे।
सिमिलरली यहाँ पे 7 नाम होंगे फ्रॉम रिपब्लिकन, 7 होंगे डेमोक्रेट की तरफ से। तो द नंबर ऑफ इलेक्टर्स अकॉर्डिंग टू ईच स्टेट इज इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइन किए गए हैं ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में है। एंड इन द मंथ्स लीडिंग टू द इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन होने वाला है नवंबर महीने में, उसके पहले सितंबर अक्टूबर में पार्टीज नॉमिनेट देयर स्लेट ऑफ वुड बी इलेक्टर्स इन ईच स्टेट। तो दोनों पार्टी अपना अपना लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स हर एक स्टेट में दे देते हैं। यहाँ पे 10 सीटें हैं तो 10 रिपब्लिकन्स ने अपने नाम दिए कि हमारे हिसाब से ये 10 इलेक्टर्स होंगे, और डेमोक्रेट्स ने अपने नाम दिए। और लोग वोट करते हैं, पीपल वोट ऑन द इलेक्शन डे, बट दे डोंट डायरेक्टली वोट फॉर द प्रेसिडेंट। लोग जाकर के वोट करते हैं अपने अपने स्टेट के अंदर फॉर द इलेक्टर्स। तो मान लीजिए कि लोगों ने जाकर के वोट किया और इस स्टेट में लोगों ने चुन दिया द 6 इलेक्टर्स फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, इस स्टेट में लोगों ने चुन दिया 6 इलेक्टर्स टू द डेमोक्रेट पार्टी। या तो डेमोक्रेट जीतेगा, नहीं तो रिपब्लिकन जीतेगा। ऐसा नहीं होगा किसी भी स्टेट के अंदर कि 3 सीटें जो हैं वो डेमोक्रेट को चली गई, 3 सीटें जो हैं वो रिपब्लिकन को चली गई। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है विनर टेक्स इट ऑल। तो पीपल विल कास्ट देयर वोट्स ऑन द इलेक्शन डे, दैट इज इन दिस ईयर 5th ऑफ नवंबर, और उसके बेसिस पे चुना जाता है किस स्टेट में किस पार्टी के इलेक्टर्स जीते। तो कहीं पे रिपब्लिकन्स के इलेक्टर्स जीते, कहीं पे डेमोक्रेट के जीते, ऐसे होगा। अब एक बार जब इलेक्टर्स चुन लिए गए तब बनता है ओवरऑल इलेक्टोरल कॉलेज 538 इलेक्टर्स का, और वो इलेक्टोरल कॉलेज को फिर बुलाया जाता है दिसंबर महीने में। तो 5 नवंबर को वोटिंग होगी, फिर 17 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेजेस की मीटिंग होगी, और फिर से उन इलेक्टोरल कॉलेज को बोला जाएगा, वो जो 538 लोग हैं, कि अब आप चुनिए द प्रेसिडेंट। अब वो 538 लोग वोट करेंगे आइदर टू कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। तो मोटा मोटा तो यही होता है, जो रिपब्लिकन पार्टी से चुन करके आए इलेक्टर्स हैं वो रिपब्लिकन कैंडिडेट को चुनते हैं, जो डेमोक्रेट पार्टी से चुन करके आए हैं वो डेमोक्रेट के कैंडिडेट को वोट देते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में तो मोटा मोटा तो लगभग तय ही होता है कि वो किसको अपना वोट देंगे, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है कि इलेक्टर जो हैं जिस पार्टी से जीत करके आए हैं उसी पार्टी के कैंडिडेट को ही वो वोट दें ऑन दैट इलेक्टोरल कॉलेज कास्टिंग वोट डे, जो इस साल 17 दिसंबर को है। कभी कभार इलेक्टोरल्स चेंज भी कर देते हैं, पलट भी जाते हैं, वैसे इलेक्टर्स को कहा जाता है फेथलेस इलेक्टर्स। तो आई जस्ट होप द प्रोसेस इज क्लियर। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पहले तो देखिए, यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए वन शुड बी नेचुरली बॉर्न सिटीजन देयर, मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड शुड बी रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर 14 ईयर्स एट लीस्ट। अब दोनों पार्टीज अपना अपना प्राइमरीज और कॉकस कराएंगी। प्राइमरीज और कॉकस, कॉकस जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है, प्राइमरीज जो है उसमें वोटिंग होती है, कॉकस में डिबेट डिस्कशन होता है, हैंड रेज करके वोटिंग होती है कॉकस में। ठीक है, डिबेट डिस्कशन होता है। प्राइमरीज में सीधा सीधा वोटिंग होकर के दोनों पार्टी अपना अपना कैंडिडेट चुन दिया, डेमोक्रेट ने अपना चुन दिया, रिपब्लिकन ने अपना चुन दिया कि हमारे तरफ से ये है। अब अलग अलग स्टेट में अपना अपना स्लेट ऑफ इलेक्टर्स पब्लिश करती हैं पार्टियां। तो और अलग अलग स्टेट को जो सीटें अलोकेट की गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो 55 नामों का स्लेट रिलीज करेंगे रिपब्लिकन्स एज वेल एज डेमोक्रेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट। वैसे ही इसके लिए 6, और इलेक्शन वाले दिन यानी कि इस बार 5 नवंबर को लोग वोट करेंगे अलग अलग स्टेट में, और अपने अपने स्टेट से वो इलेक्टर्स को चुन करके भेजेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स बिकम 538, और ये 538 इलेक्टर जो हैं 17 दिसंबर को वापस से इकट्ठा होंगे, जिनको कहा जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज, और फिर से वो वोट करेंगे बिटवीन दीज टू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ 2 पार्टीज, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। तो 538 में से 270 वोट जिसको मिल जाएगा वो आ गया मेजॉरिटी में, और वो इलेक्टेड कैंडिडेट कहा जाएगा, और उसको फिर प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। दैट बिगिन जनरली बाय 28 ऑफ जनवरी। तो मेजॉरिटी वोट रिक्वायर होता है 538 का एटलीस्ट 270, और वंस
270 का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है एक कैंडिडेट, तो दे आर डिक्लेयर्ड विनर, और फिर उसके बाद कैन होल्ड द ऑफिस फ्रॉम 28 जनवरी। तो कॉकस प्राइमरीज सब हो चुका है। कैमला हैरिस फ्रॉम डेमोक्रेट, डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम रिपब्लिक आ चुके हैं। अब बारी है इस प्रोसेस की। अलग अलग स्टेट में लोग चुनेंगे अब इलेक्टोरल कॉलेज को, जो होगा 5 नवंबर को, जो एक महत्वपूर्ण दिन है इलेक्शन डे। और एक बार इलेक्टोरल कॉलेज बन गया तो फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं 538, वो 17 दिसंबर को वोट करेंगे। ऑफ कोर्स ये मतलब एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है यहाँ पे, जिसको लेकर के अमेरिका में भी प्रोटेस्ट होता रहता है कि वी डोंट वांट टू वोट फॉर इलेक्टर्स, वी वांट टू वोट डायरेक्टली फॉर द प्रेसिडेंट, ऐसा लोग डिमांड करते हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी भी वहां पे ये इनडायरेक्ट प्रोसेस ही है, जहां लोग चुनते हैं इलेक्टर्स को एंड इलेक्टर्स चुनते हैं प्रेसिडेंट को। आई जस्ट होप कि आपको बात समझ आ गई है। और इलेक्टर जो अलग अलग पार्टी के चुन करके आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फाइनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दिन वो उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें, वो बदल भी सकते हैं। इनको कहा जाता है फेथलेस इलेक्टर। ये टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल यूनिटी डे 2024। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, आप सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री नहीं, ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का दिन 31 अक्टूबर हर साल हमारे देश के अंदर नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। साल 2014 से भारत सरकार ने फैसला किया कि इस दिन को हम लोग नेशनल यूनिटी डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। सरदार पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी के अंदर बिस्मार्क, जो वहां के एक डिप्लोमेट थे, ही इज क्रेडिटेड फॉर इंटीग्रेटिंग different states into one larger state Germany, जर्मन एम्पायर इन 1871। तो जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया इन 1871, इसी तरीके से भारत के अंदर भी कई सारे छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे आजादी के बाद, उन सबको इंटीग्रेट करके कन्विंस किया सरदार पटेल जी ने, और 562 तरह के प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके उन्होंने एक लार्ज इंटीग्रेटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाया, विच लेटर ऑन बिकेम रिपब्लिक। और इसी कारण से सरदार पटेल जी को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, या आयरन मैन ऑफ इंडिया, या इंटीग्रेटर ऑफ इंडिया। ये अलग अलग उपाधि दी जाती है, नाम दिए जाते हैं सरदार पटेल जी को, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बिहाइंड यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या कहा गया था कि द प्रिंसली स्टेट्स कैन आइदर ज्वाइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और डोमिनियन ऑफ इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब ये जो तीसरा प्रोविजन था कि द प्रिंसली स्टेट्स कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, दिस अलाउड अबाउट 562 लार्ज और स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, कि हम आज़ाद रहना चाहेंगे, हम ना ही भारत को ज्वाइन करेंगे ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। अब ये काफ़ी ट्रबलसम प्रोविजन था, क्योंकि इस तरीके से अगर सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत से बाहर रहते, हैड दे नॉट ज्वाइंट इंडिया, तो इंडिया कुछ ऐसा दिखता, और भारत की फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रख पाना वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी ना हो तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डिफिकल्ट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान का बंटवारा, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान ज्योग्राफिकली डिस्कनेक्टेड थे, सो अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश। तो भारत का इंटीग्रेशन, ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कन्विंस करना बड़ा जरूरी था टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया, और वो काम किया सरदार पटेल जी ने। ही यूज्ड ऑल सॉर्ट ऑफ मेथड्स टू कन्विंस दीज प्रिंसली स्टेट्स, और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सरदार पटेल जी का। उनके एफर्ट्स के बिना इंडिया कुड हैव बीन लाइक दिस, बट बिग थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ सरदार पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया बिकेम अ टेरिटोरियली integrated country, looks like this now, resilient one। तो इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने देश को यूनिफाई किया है, इसलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और भी कुछ चीजें हैं जो आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा सरदार पटेल जी के बारे में।
इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो उनसे एसोसिएटेड है, खेरा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह ऑफ 1918, बारदोली सत्याग्रह ऑफ 1928। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार पटेल जी को वहां की विमेन ने टाइटल दिया था, चीफ या लीडर का टाइटल दिया था, जिसको हिंदी में कहते हैं सरदार। तो विमेन ऑफ बारदोली बिस्टोर्ड द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, और तब से उनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल जी became first home minister and deputy prime minister of India after independence. He is also credited for constructing या restructuring the civil services in India post independence, इसीलिए उनको पैट्रन सेंट्स ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं। पॉलिटी में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये सब तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप अलग अलग सत्याग्रह के बारे में। पॉलिटी में आपने जरूर पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड कमिटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन तीनों कमेटी के हेड थे सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए भारत सरकार ने फिर एक स्टैचू बनाया इन 2018, जिसको कहा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 182 मीटर टॉल, विच मेक्स इट द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। और 2020 में इन 2020 दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल विच इज इन केवड़िया, गुजरात, इसको 8th वंडर ऑफ एससीओ में इंक्लूड किया गया। पीटी पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन पे मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, सो आप खुद अटेम्प्ट करें, देन यू कैन रीड द हिंट्स फॉर सम मोर इनसाइट्स। GIS सर्वे ऑफ गुवाहाटी सिटी बाय GMC फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। देखते हैं, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं ये GIS होता क्या है, और GIS समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म जियो स्पेशियल डेटा। 3-4 महीने पहले मैंने बताया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अर्थ से रिलेटेड कोई भी डेटा इज नोन एज जियो स्पेशियल डेटा, कि कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे सड़कें हैं, कहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, कहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये सारे डेटा डिजिटल फॉर्मेट में अगर हों तो इसको कहा जाएगा जियो स्पेशियल डेटा। आपने जियो स्पेशियल डेटा गूगल मैप्स पे जरूर देखा होगा। जब GPS नेविगेशन हम लोग करते हैं तो भी हमने जियो स्पेशियल डेटा जरूर देखा होगा। आप देखते हैं ना कि ये गाड़ी ऐसे चल रही है, तो दैट इज नथिंग बट जियो स्पेशियल डेटा, डेटा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। जियो मतलब होता ही है अर्थ, स्पेशियल डेटा, तो डेटा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज नोन एज जियो स्पेशियल डेटा। अब जियो स्पेशियल डेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है GPS एंड दूसरा होता है GIS। GPS जो है वो मूविंग डेटा को भी रिकॉर्ड करता है विथ हेल्प ऑफ सैटेलाइट, ड्रोन्स एंड अदर एरियल डिवाइसेस। GPS records moving data also, and that is how GPS could be useful in knowing the exact location of a thing। जबकि GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मूविंग डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करने में हेल्पफुल रहता है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। तो जो गूगल मैप्स आपने देखा होगा जहाँ पे अलग अलग लोकेशंस को टैग किया रहता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ GIS। गूगल मैप इज एन एग्जांपल ऑफ GIS। जबकि GPS तो आपने देखा ही होगा, स्विगी पे मान लीजिए आपने कुछ बुक किया तो वो स्विगी वाला जब तक आपके पास पहुंच रहा है, या GPS के थ्रू आप अपनी गाड़ी के लोकेशन को भी ट्रैक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो वो मूविंग डेटा को रिकॉर्ड करता है, दैट इज नोन एज GPS एंड गूगल मैप इज एन एग्जांपल ऑफ GIS। अब करंट न्यूज ये है कि GMC गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो GIS बेस्ड सर्वे कर रहा है गुवाहाटी सिटी का, और GIS बेस्ड सर्वे करने के बाद अलग अलग लोकेशंस का फिजिकल सर्वे भी किया जाएगा, और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस
चाहे वो प्लॉट्स हों, हाउसेज हों, कॉमर्शियल शॉप्स हों, इंस्टीट्यूट्स हों, उन सब को एक स्मार्ट हाउसिंग नंबर प्लेट मिलेगा इस तरीके का। तो अलग अलग लोकेशंस का सर्वे होगा, जियो स्पेशियल सर्वे भी होगा जिसकी मदद से जीआईएस इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा, और ग्राउंड सर्वे भी होगा तो कोरिलेट कि हाँ ये जगह वहीं पे है। और फिर अलग अलग जो लोकेशन है उन सबको इस तरीके का एक स्मार्ट हाउसिंग नंबर प्लेट दिया जाएगा या स्मार्ट कॉमर्शियल नंबर प्लेट दिया जाएगा। जैसे आपकी दुकान है तो उसको इस तरीके का एक स्मार्ट एड्रेस प्लेट मिलेगा, आपको अपनी दुकान के आगे इसको चिपका देना है। या आपका घर है तो आपको इस तरीके का स्मार्ट एड्रेस नंबर प्लेट मिलेगा, आपको घर के सामने इसको लगा देना है। अब कोई भी इंसान अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को जब स्कैन करेगा तो उसको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, और जीआईएस में इस तरह से गूगल मैप्स में उसको साफ साफ दिख जाएगा कि आपका लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। तो ऑल द प्लॉट्स, हाउसेस, कॉमर्शियल शॉप्स, establishments and institutes in the city will be surveyed using GIS, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनका सर्वे किया जाएगा। एंड देन फिजिकल सर्वे ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स विल ऑल्सो बी डन, और उसके बाद रिलीज किया जाएगा स्मार्ट एड्रेस। और स्मार्ट एड्रेस लोग अपने अपने घरों पे या दुकानों पे चिपकाएंगे, उसके बाद बस फोन से स्कैन करके हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि उनके दुकान का या घर का एड्रेस क्या है ऑन गूगल मैप्स। तो इससे फायदा ये होगा कि इट विल हेल्प इन एनहांसिंग सिविक सर्विसेज। ऐसा नहीं कि गुवाहाटी में अकेला ये हो रहा है, ये पहले कई सारे और शहरों में हो चुका है। जैसे ये जो आप स्मार्ट एड्रेस का इमेज देख रहे हैं, इट हैज़ बीन रिलीज बाय भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जीआईएस बेस्ड सर्वे हो रहा है ताकि स्मार्ट एड्रेस रिलीज किया जाए, जो गुवाहाटी में भी अब शुरू हो चुका है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साइबर स्क्वैटिंग। इस तरह के टॉपिक्स कभी कभार प्रीलिम्स में आ जाते हैं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं है क्या साइबर स्क्वैटिंग एंड ये ऑल। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग कोई डोमेन नेम पहले ही खरीद लेते हैं, उनको लगता है ये डोमेन नेम बाद में यूजफुल हो सकता है, तो वो डोमेन नेम वो पहले ही खरीद लेते हैं ताकि बाद में अगर कोई बड़ी कंपनी है उसको वो डोमेन नेम चाहिए तो उससे वो ज़्यादा ज़्यादा पैसे ले पाए। मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। एक दिल्ली बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उनको 1 साल पहले ही लगभग समझ आ गया कि जियो और हॉटस्टार परहैप्स मर्जर करने वाले हैं, एक साथ आने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जियो हॉटस्टार नाम का डोमेन पहले ही खरीद लिया, क्योंकि उनको पता था कि एक बार जब ये मर्जर हो जाएगा तो फिर जियो हॉटस्टार डोमेन खरीदना चाहेंगे एक कंपनी। पहले ही ये डोमेन खुद खरीद लिया, कुछ पैसे देकर के आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। और एक बार जब मर्जर हुआ इन दोनों कंपनियों के बीच में, तो नाउ दे वांटेड दिस डोमेन नेम जियो हॉटस्टार फॉर देमसेल्फ, व्हिच वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट वाज ऑलरेडी बॉट, एंड नाउ ही इज ऑफरिंग दैट डोमेन नेम फॉर सेल इन ओपन मार्केट प्लेस। इसको लेकर के खूब सारा मतलब बहस भी हुआ कि अरे ये तो एक तरीके का एक्सटॉर्शन हो गया, वसूली हो गई, आपने दूसरे का नाम पे पहले ही जगह बुक कर लिया और बाद में अब आप उसके नाम के ही लिए ही उस डोमेन नेम के बदले में आप पैसा निकाल रहे हो। सो दैट लेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट डिस्कशन ऑल्सो। सम पीपल आर कॉलिंग इट अ काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड ऑल्सो। बट ये जो सारी एक्टिविटी है इसको कहा जाता है साइबर स्क्वैटिंग, वेयर अ पर्सन रजिस्टर्स अ डोमेन नेम इन एडवांस ऑफ एनी कॉर्पोरेट, या किसी का पर्सनल नेम पहले ही एडवांस में रजिस्टर कर लेता है in order to make profit later on. This is sometimes criticized as a form of extortion. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें इटली, जापान और साउथ कोरिया के अंदर अभी एजिंग इकोनॉमी का प्रॉब्लम आ रहा है सामने, तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 to 4। टोटल फर्टिलिटी रेट पे तो सवाल सरल था, आंसर वुड बी डी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।